ओ, नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अपने परिवार आपके अपनी कक्षा में स्वागत करता हूं। और आज हमें बेसिक शिक्षा परियोजना बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम बीईपी का अध्ययन करना है। और बीईपी के अध्ययन का यहाँ से एक प्रश्न अपना बनता है और लॉन्ग टर्म प्रश्न होता है जो 2 नंबर का प्रश्न हमसे पूछा जाता है मित्रों। तो इस 2 नंबर के प्रश्न को हमें आज जानना है, समझना है और अगले 5 मिनट 10 मिनट इसी पर चर्चा करेंगे। बीईपी क्या होती है? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना तो जो ये थी तो यह कब आई, इसका कार्य क्या था, तो इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, 1992 के उपरांत प्रारंभिक शिक्षा अर्थात कक्षा 8 तक की शिक्षा के लिए, कक्षा 8 तक की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, बेहतर करने के लिए इसके क्रियान्वयन हेतु 1860 के कक्षा 8 तक की शिक्षा को क्रियान्वित करने हेतु पंजीयन क्रमांक 1860 पंजीयन अधिनियम 1860 के तहत अंडरलाइन करके ये चीजें लिखें आप लोग। उत्तर प्रदेश के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, उत्तर प्रदेश के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा परियोजना परिषद 17/1993 कब 17/1993 को स्थापित की गई। पहला प्रश्न यहां से आपका बनता है, बीईपी का फुल फॉर्म बताइए, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि बेसिक शिक्षा परियोजना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। एक नंबर के प्रश्न या आपसे पूछ सकता है बीईपी का क्रियान्वयन कब हुआ, तो 17/1993 को हुआ था। यह क्रियान्वयन कौन सी कक्षा तक के लिए हुआ, तो कक्षा 8 प्रारंभिक स्तर को छोड़ के हुआ था। और अगला बन सकता है यह किस अधिनियम के द्वारा हुआ, तो पंजीयन अधिनियम 1860 के दौरान हुआ। ये 3 प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ अब आगे इस पर बात करते हैं। इसका दूसरा मुख्य बिंदु क्या था उसको जान लेते हैं। और दूसरा इसका मुख्य बिंदु कहता है कि 1993 में प्रारंभ की गई, 1993 में प्रारंभ की गई शिक्षा परियोजना 1993 में प्रारंभ की गई शिक्षा परियोजना 17 जनपदों में लागू हुई। कब हुई? 17 जनपदों में लागू हुई। कहने का तात्पर्य है जो बीईपी चलाई गई बेसिक एजुकेशन पॉलिसी, बेसिक शिक्षा परियोजना, बेसिक शब्द और जोड़ लें, हाँ, वह प्रारंभ में कितने जनपदों में लागू हुई? 17 जनपदों में, मतलब पूरे यूपी में लागू नहीं की गई। इसका क्रियान्वयन जो किया गया, इसको स्थापित जो इसका स्टार्ट किया गया उससे 17 जनपदों पर किया गया, ताकि इसके बाद जो है फीडबैक मिले। अच्छा फीडबैक आता तो आगे चलाएगी और इसका फीडबैक भी अच्छा रहा। फिर इसके बाद यह संपूर्ण जनपदों में लागू कर दी गई थी। वर्ष 2000 में यह है पूर्ण की गई, यह परियोजना पूर्ण की गई। कहने का तात्पर्य है कि 2000 तक 7 साल बाद इसे समस्त यूपी में लागू कर दिया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। इसके बाद एक परियोजना और थी, जिला प्राथमिक परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना। ये 1997 में प्रारंभ की गई, 2003 तक 22 जिलों में लागू हुई, 22 जिलों में लागू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछ लिए जाते हैं। इसके तहत एक बार पूछा गया था तो ये भी है। इसके साथ साथ बीईपी के प्रमुख उद्देश्य और प्रमुख कार्यों को समझ लेते हैं। इसके बाद इस परियोजना का पूर्ण होता है। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? प्रमुख उद्देश्य ऑब्लिक कार, दोनों चीजें अपन को पढ़नी है।
उद्देश्य और कार्य क्या थे? तो पहला उद्देश्य इनका था विद्यालय को सुलभ बनाना, विद्यालय को सुलभ बनाना, पहला उद्देश्य यह था। दूसरा उद्देश्य था नामांकन। अब इनके तहत जानते हैं विद्यालय को सुलभ बनाने का तात्पर्य क्या था। इसके तहत 300 आबादी जहां हो उसके दौरान 1.5 किलोमीटर के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था करना, मतलब 1.5 किलोमीटर के अंतर्गत आपको कम से कम एक प्राइमरी विद्यालय देना पड़ेगा और 3 किलोमीटर के अंतर्गत एक आपको जूनियर विद्यालय देना पड़ेगा। तो इसका क्या था, लिखते हैं इसके तहत 300 आबादी, मतलब 300 की आबादी है तो वहां आपको एक प्राइमरी विद्यालय स्थापित करना ही पड़ेगा। 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों ऑब्लिक वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों, अगर विद्यालय खोलने का सरकार के पास बजट नहीं है तो एक वैकल्पिक शिक्षा केंद्र खोल सकते हैं, अर्थात किसी एक बिल्डिंग को किराए पर लेकर वहां पर शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना, शिक्षा केंद्रों को खोलना। अगला नामांकन क्या था कि वर्ष 2000 तक, इसका उद्देश्य था वर्ष 2000 तक 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन कराना। मतलब 1993 में आबादी आई तो 7 साल के बाद 6 से 11 वर्ष, मतलब जो बालक था उस समय इन्होंने माना कि जो 93 में बालक का जन्म हुआ है तो 2000 तक निश्चित 6-7 वर्ष का बालक हो जाएगा, या उसके बाद जो जन्म हुए हैं उसके पहले। कुल मिला के वर्ष 2000 तक 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाओं का, सभी बालक ऑब्लिक बालिकाओं का नामांकन कराना। अगला इसका उद्देश्य देखते हैं क्या था, सतत शिक्षा। तीसरा उद्देश्य इसका था सतत शिक्षा। सतत शिक्षा से तात्पर्य क्या हुआ, कंटिन्यूटी में शिक्षा को देना, अर्थात कहने का तात्पर्य लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्राप्त कराना। लगभग 5000 की आबादी पर सतत शिक्षा, मतलब एक से अधिक विद्यालय खोले जाएंगे, ऐसा नहीं कि एक ही विद्यालय खोल दो। सतत शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना, अगला पॉइंट देखते हैं, चौथा क्या कहता है, उपलब्धि प्राप्त करना। उपलब्धि प्राप्त करने से तात्पर्य क्या है, वर्ष 2000 तक स्कूलों में नामांकित बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षता, न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षता मतलब योग्यताएं, दक्षताएं विकसित करना। कहने का तात्पर्य हुआ कि बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर, और यहाँ आप लोगों से एक प्रश्न है कि न्यूनतम अधिगम स्तर क्या होता है, यह हमने आपको दूसरे वीडियो में पढ़ाया था, जिसे पता नहीं हो दूसरा वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख लें। और यहाँ न्यूनतम अधिगम स्तर, इससे आपका 1 नंबर का प्रश्न प्रतिवर्ष पूछा जाता है कि न्यूनतम अधिगम स्तर क्या होता है, और यदि इसकी डीपली व्याख्या पूछ लेगी 2 बार कम से कम, ये 2013, 14, 15, 4 साल लगातार पूछा गया प्रश्न है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए। आगे बात करते हैं इनके प्रमुख कार्य क्या थे। अब बात करते हैं प्रमुख कार्य क्या थे। उद्देश्य हो गए, उद्देश्य क्या था कि 1.5 किलोमीटर के अंदर यदि 300 की आबादी तो एक विद्यालय स्थापित करना, यदि 5000 से ज्यादा आबादी है तो वहां पर सतत शिक्षा की उपस्थित
सतत शिक्षा की व्यवस्था कराना। इसके बाद है कि 2000 तक स्कूलों में नामांकन के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षता सभी बालकों में होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है जो बालक हो उसे कुछ ना कुछ आना चाहिए, और यह न्यूनतम अधिगम स्तर को वही मेरा भाई बहन सही समझ सकता है जिसने इसको जाना होगा। और एक प्रश्न बनता है तो 1 नंबर यदि आपको चाहिए तो आप इसका आंसर वीडियो में देख सकते हैं, और जिन मेरे भाई बहनों ने लगातार वीडियो देखे वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। अगला देखते हैं प्रमुख कार्य। प्रमुख कार्य में पहला कार्य देखते हैं प्रबंधीय कार्य। इसको इंपॉर्टेंट टिक करो, ये पूछे जाते हैं प्रबंधीय कार्य। और दूसरा होता है अकादमिक व्यवस्था। 2 ही कार्य होते हैं इसकी, अकादमिक व्यवस्था। प्रबंधीय कार्य क्या है जानते हैं। राज्य स्तर पर राज्य परियोजनाओं, राज्य स्तर पर राज्य परियोजनाओं परिषद, राज्य योजना परिषद, जनपद स्तर पर जिला, देखो राज्य स्तर पर राज्य परियोजना परिषद, जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना, और इसके बाद विकास खंड स्तर पर ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक शिक्षा समिति, ग्रामीण स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन, अगला था अकादमिक व्यवस्था। अकादमिक व्यवस्था में क्या थी इस पे भी देख लेते हैं। जो राज्य स्तर पर था, राज्य स्तर पर तो राज्य शैक्षिक प्रबंधन प्रशिक्षण, राज्य शैक्षिक प्रबंधन प्रशिक्षण, इसी को सीमैट कहते हैं। लिख लीजिए, इनके सारे सभी हम फुल फॉर्म आपको अगली वीडियो में दे देंगे। और जिला स्तर पर डाइट कार्य करेगी इसके लिए, और विकास खंड स्तर पर ब्लॉक स्तर पर विकास खंड स्तर, ब्लॉक संसाधन केंद्र BRC, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, ब्लॉक संसाधन, BRC का फुल फॉर्म पूछा गया था पिछली बार, ब्लॉक संसाधन केंद्र BRC। और अगला न्याय पंचायत स्तर पर NPRC, न्याय पंचायत स्तर पर तो होता है आपका न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र मतलब NPRC, अर्थात इसकी स्थापना कराना था सबका। अब इनको समझ लेते हैं। इनका कहने का तात्पर्य था जो प्रबंधीय व्यवस्थाएं थी अकादमिक प्रबंधीय व्यवस्थाएं क्या थी, राज्य स्तर पर राज्य परियोजनाओं का संचालन करना, जो अपना स्टेट लेवल पे उस पर स्टेट लेवल की परियोजनाओं को क्रियान्वित करना। जब वो राज्य स्तर पर कोई परियोजना बन जाएगी तो फिर राज्य से नीचे हमारा जिला आ जाता है, तो जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना की स्थापना करके उसे पूरे जिले में क्रियान्वयन करना था। फिर उसके बाद हमारा ब्लॉक आता है, तो ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक शिक्षा समिति की स्थापना करना ताकि यहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार BEP के तहत हो सके, और ग्रामीण स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन करना। और यह आप लोगों से प्रश्न है, जब आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर की फाइल तैयार की होगी टीचिंग के तत्वोपरांत, तब आपको ग्राम शिक्षा समिति, ब्लॉक शिक्षा समिति, ये सारी चीजें आपको प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर ने जरूर बताई होंगी इनके बारे में। तो जिनको भी जानकारी है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अकादमिक व्यवस्था क्या थी, हमारा राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक प्रबंधन प्रशिक्षण होगा, जिला स्तर पर
जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना की जाएगी और विकास खंड स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र बीआरसी कार्य करेगा और न्याय पंचायत स्तर पर एनपीआरसी कार्य करेगा। जब आप मास्टर बन जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा एनपीआरसी का कार्य क्या होता है, बीआरसी का कार्य क्या होता है और डाइट स्तर की ताकत क्या होती है। ये सारी चीजें अपन को अध्यापक तक बनने के तदुपरांत इनकी जानकारी होगी। लेकिन आप इतना काम कर लीजिए, विकास खंड स्तर पर ब्लॉक स्तर पर जो सारे प्राथमिक विद्यालयों को देखता है वो बीआरसी होता है और जो न्याय पंचायत संसाधन केंद्र होता है, न्याय पंचायतें होती हैं, उन पर एनपीआरसी का दबदबा रहता है और पूरे जिले पर डाइट प्राचार्य का और डीआरओएस महोदय का रहता है और जो राज्य स्तर पर होता है वो राज्य शैक्षिक प्रबंधन प्रशिक्षण का दबदबा कायम रहता है। इसके बाद ये अकादमिक व्यवस्था थी, यही बीएपी की प्रमुख कार्य थी और यही चीजें इंपॉर्टेंट बनाती हैं बीईपी को, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम को। इसके बाद इसके कार्य और देख लेते हैं हम, एक कार्य और लिख लीजिए, संसाधन क्षमताओं में वृद्धि करना, संस्थान क्षमताओं में वृद्धि करना। अगला देखते हैं शैक्षिक गुणवत्ता में उन्नयन। इसके अलावा ये और थे शैक्षिक गुणवत्ता में उन्नयन, मतलब शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाना। अगला बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना, मतलब इसका कहने का तात्पर्य था जो बेसिक शिक्षा उस समय आरटीई नहीं आया था हमारा, तो बेसिक शिक्षा तक पहुंच, मतलब जो बेसिक शिक्षा हुआ सभी बच्चों को मिल सके, तो बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। इस प्रकार से हमारा बीईपी खत्म हो गया और इसके बाद आपका एक डीईपी बचा है, रेडनेस प्रोग्राम बचा है, स्कूल चलो अभियान बचा है, 3-4 है। इन सबको हम मिला के एक वीडियो में आपको दे देंगे। उसके तदुपरांत एक समग्र समरी टाइप का एक वीडियो आपको 45 से 50 मिनट का मिलेगा। इसके बाद आपका सेकंड सेमेस्टर का द्वितीय पेपर खत्म हो गया है। मैथ का भी वीडियो आपको कल मिल जाएगा, तो मैथ भी खत्म हो जाएगी। इसके तहत आपके 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।